हेलो माय डियर स्टूडेंट, अल्टीमेट नीट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का 5वां लेक्चर होने जा रहा है। मैं शशि रंजन सर फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, मेंबर हूँ। तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने 4 वीडियो डाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। अल्टीमेट नीट और मेरे तरफ से तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। एनसीईआरटी बुक के चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लाइन बाय लाइन एमसीक्यू लेकर आया हूं, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा और नीट के सवाल को बनाने में आपको मदद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट में सवाल ना के बराबर रिपीट होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपने एमसीक्यू तैयार किया है, लाइन बाय लाइन आपने अध्ययन किया है, तो यकीन मानिए आप नीट के लगभग सारे सवाल बना लेंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर अल्टीमेट नीट ने ये एमसीक्यू लेकर आया है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन। आज इसका 5वां लेक्चर है। 100 क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देख चुके थे। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जो थ्रोन वर्टिकली सो एज टू रीच इट मैक्सिमम हाइट in t second, total time from the time of projection to reach a point at half of its maximum height while returning in second is कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये कह रहा है कि एक बॉडी है, बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया गया। ये बॉडी है, बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया गया। मान लिया जाए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और h हाइट पर ये तक गया। समय लगा इसको t सेकेंड। फिर ये हाफ दूरी जब आया, मतलब h/2, तो समय लगा होगा। इसको मान लीजिए t1। तो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा जाने में और आने में। तो टोटल टाइम जो होगा t होगा और प्लस t1 होगा। तो t प्लस t1 हम निकाल लें। तो पहला इक्वेशन से अब देखो, यहाँ डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन है इस क्वेश्चन के अनुसार, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस टाइम के बीच आपके पास 3 ही इक्वेशन होते हैं। v बराबर u प्लस जी टी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gs और s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो, इसमें t है लेकिन s नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। इसमें डिस्टेंस है लेकिन t नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। इसमें डिस्टेंस और t ये है, तो यही इक्वेशन चलेगा। तो अब इसमें डिस्टेंस ये h है, u 0 है और हाफ जी टी स्क्वायर हो गया।
मतलब इक्वेशन हो गया आपका हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। अब ऊपर से नीचे आ रही है तो h/2 हो गया यहाँ डिस्टेंस, ये हाफ जी टी 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या होगा, h/2 बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 जी टी 1 स्क्वायर। h से h कट गया, 2 ऊपर हो गया, हाफ से हाफ गया, g से g गया, 2 बराबर हो गया टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी 1 स्क्वायर। तो t बाई टी 1 बराबर हो गया √2, मतलब t1 हो गया t बाई √2। अब ये t1 का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूँ, यहाँ पुट कर दें तो क्या हो गया, t प्लस टी बाई √2, तो t कॉमन हो गया, 1 प्लस 1/√2। यही आंसर हुआ आपका। देखिए ऑप्शन कौन है, बी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, आपके नीट में जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी नहीं होते हैं, टफ नहीं होते हैं, ट्रिकी होते हैं, क्योंकि 180 क्वेश्चन 180 मिनट में बनाने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रांसवर्स्ड इन सक्सेसिबल इंटरवल of time when a body falls freely under gravity from certain height से कह रहा है जब बॉडी जो है गिर रहा है ऊपर से, ठीक है, 1 सेकंड में गिरा, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे सेकंड में होगा, यहाँ से यहाँ तीसरे सेकंड में होगा। तो कह रहा है कि डिस्टेंस का क्या इसका होगा, डिस्टेंस का क्या होगा। तो मैंने बताया था कि अगर nवें सेकंड में डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है u प्लस g/2 2n-1। तो अगर s1 मान लें, ये पहला सेकंड में, u तो 0 होगा, g/2 2 × 1 - 1 इक्वल टू हो गया g/2। s2 अगर कर लें, 0 हो गया, g/2 2 × 2 - 1 मतलब 3g/2। s3 हो गया 0 प्लस g/2 2 × 3 - 1 मतलब 5g/2। तो रेशियो क्या होगा, s1 s2 s3 का रेशियो हो जाएगा 1:3:5। यहाँ 1 है, 1:3:5 यही होगा। तो ऑप्शन इज सी। समझ में आ रही है क्यों मैंने लगाया, इसलिए लगाया कि सक्सेसिबल इंटरवल ऑफ टाइम दिया हुआ, nवें सेकंड में, पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, तो मैं निकाल लूंगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर fall through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. The height of tower is क्या होगा। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, पहले ही बता चुका हूं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो लाल रेड कलर से जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि NCERT बुक का पेज नंबर 49 पेज नंबर 49 से ये क्वेश्चन तैयार किया गया।
अगर नया एडिशन जो एनसीईआरटी का, उसका 90 नंबर पेज से ये क्वेश्चन तैयार किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि हर एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन ये एमसीक्यू हम लोगों ने लेकर आया है। मुझे यकीन है कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए पहले, क्या कह रहा है। बॉडी को ड्रॉप किया गया फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। यहाँ से एक बॉडी को हम लोगों ने गिराया, तो बॉडी को जब ड्रॉप किया गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लास्ट के 40 मीटर, मतलब लास्ट के 40 मीटर, अगर ये दूरी h है तो ये दूरी हो जाएगा h - 40। तो कह रहा है कि टावर की ये हाइट निकालिए, टावर की हाइट आप निकालिए। चलिए इसमें भी देखिए, लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, लास्ट 2 सेकेंड, अगर यहाँ से टाइम t है और ये टाइम अगर 2 है तो ये टाइम आपका हो गया t - 2 सेकेंड। इसमें देखिए हाइट और टाइम के बीच रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं वही फार्मूला लगाऊंगा क्योंकि उसी में है। s बराबर ut प्लस हाफ GT², h बराबर u 0 हो गया, हाफ GT²। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, h - 40 बराबर हाफ GT - 2 का स्क्वायर। अगर फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 40 हो जाएगा, और ये हाफ GT² प्लस माइनस हाफ GT - 2 का स्क्वायर। तो ये हाफ g हो गया और इधर t² माइनस t - 2 का स्क्वायर। ये हो गया हाफ GT प्लस t - 2 और t - t+2, ये से कैंसिल हो गया। ये हो गया हाफ G2t - 2 और ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2GT - 1। ये हुआ, ठीक है। G का मान हमने G का मान क्या रख रहे, 10 दिया हुआ है, तो t - 1 बराबर 1, इधर 40 हुआ, तो t - 1 बराबर 2, तो t बराबर 3 सेकेंड हो गया। अब पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर, किसी एक में बैठा दीजिए, इसमें बैठा दीजिए। हाफ इंटू जी का 10 और 3 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, 9, 45 मीटर हो गया। आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? गुड, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड्स with a speed u from the top of the tower reach the ground with a velocity 3u. The height of the tower is, height of the tower is क्या होगा, बोलिए। कह रहा है कि एक स्टोन है, उसको अपवर्ड फेंका गया इस स्पीड से। एक स्टोन है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर है मान लो, ये टावर है मान लो, इसकी हाइट h है। यहाँ से हमने एक स्टोन को फेंका ऊपर की ओर, किस स्पीड से?
u स्पीड से, और ये ग्राउंड पर गिरा, ग्राउंड पर जब गिरा तो इसकी स्पीड थी 3u। हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट क्या होगी? देखो मैंने, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से ये फेंका गया और यहाँ स्टोन गिरा, ये इनिशियल ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट यही ना होता है इनिशियल और फाइनल के बीच की। तो यहाँ तो क्या होगा बताओ, इसमें कौन सा नियम लागू होगा? v बराबर u प्लस ए टी की v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ये g मान लो जी टी 2gs या s बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पर डिस्टेंस और वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी ये इनिशियल वेलोसिटी, और डिस्टेंस में डिस्टेंस दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और फाइनल वेलोसिटी दिया है, मैंने v दिया है, ये u दिया है, ये s दिया है। अभी देखो ये तीनों किस में है, ये t तो है नहीं, ये नहीं चलेगा, इसमें भी t है नहीं चलेगा, इसमें को v u और s ये है यही चलेगा, इसे बैठा दें। v की जगह पर क्या लिखेंगे? 3u का स्क्वायर, u स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये क्या हो गया? 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh, तो 8u स्क्वायर बराबर 2gh, तो h बराबर हो गया 8u स्क्वायर बाई 2g, मतलब 4u स्क्वायर बाई 4u स्क्वायर बाई g। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये बी। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ दो कंसेप्ट वो देखना चाह रहा है ये क्वेश्चन, एक तो ये आपको है कि कौन सा लगाएंगे, और दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये हो गया, आगे चलें, बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone thrown vertically upward with a speed of 5 meters per second attain a height h1. Another stone thrown upward from the same point with a speed of 10 meters per second attain a height h2. The correct relation between h1 and h2. क्वेश्चन पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टोन को थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, स्टोन को ऊपर फेंका गया विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, h1 हाइट तक ये अटेन किया, अटेन हाइट h1 माने h1 हाइट तक ही गया। देखो एक एक वर्ड की मीनिंग है, इसका मतलब कि ये मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब यहाँ भी 0 होगा। दूसरा स्टोन फेंका गया सेम पॉइंट से और वो गया, वो 10 मीटर पर सेकेंड से गया, अटेन किया h2 हाइट, यहाँ भी 0 हो गया, मैक्सिमम हाइट तक गया होगा। तो चलो हम लोग निकाल लें। इसमें h और u दिया हुआ है, h और u और v दिया हुआ दिया है ना, तो क्या होगा? चलो निकालते हैं। तो देखो v बराबर u प्लस ए टी, t तो है नहीं, ये चलेगा नहीं, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जी कर लो, ये भी नहीं चलेगा, टी है, यू है, एस है, एस यू है लेकिन टी तो है नहीं इसमें। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस
2GS यही चलेगा, क्योंकि भी 0 है, U भी दिया हुआ है और हाइट डिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा ये भी 0 हो गया, U² माइनस 2GH1, तो H1 बराबर हो गया U² बाई 2G, और इस फर्स्ट केस में U है 5, तो 25/2G। दूसरे केस में क्या होगा, H2 बराबर होगा इसका U का मतलब 10² बाई 2G, मतलब 100/2G, है ना। तो H1 डिवाइडेड बाई अगर H2 करें तो 25/2G डिवाइडेड बाई 100/2G, 2G से 2 कट गया, ये 4 हो गया, मतलब H2 बराबर 4H1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल सा, देखो कंसेप्ट वही है, खाली क्वेश्चन का को ट्रिकी बना दिया। मैं कोई बाहर से नियम लगा रहा हूं, यही 3 फॉर्मूला है, इसी से बन रहा है। क्वेश्चन को पहले समझिए, एक बार में ना समझ में आए 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106, क्वेश्चन नंबर 106। फ्रॉम ए पोल ऑफ हाइट, फ्रॉम ए पोल ऑफ हाइट, वहाँ कुछ मिसप्रिंट है क्या, हाँ ये 10 मीटर है। फ्रॉम ए पोल ऑफ हाइट 10 मीटर, a stone is thrown vertically upward with a speed 5 meter per second. The time taken by the stone to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The value of n. Value of n क्या होगा, बोलिए क्या होगा। कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ लिए। चलो, ए पोल है, इसकी हाइट है 10 मीटर, यहाँ से एक स्टोन को फेंका गया ऊपर की ओर, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट, ये स्टोन ऐसे जाएगा नीचे गिरेगी, तो टाइम क्या लगा, n times that taken by it to reach the highest point of its path. पाथ के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जो समय लगा उसका n टाइम्स ये है, तो कह रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। चलो फिर वहाँ पे यही है, ये इनिशियल होगा, यहाँ ग्राउंड पर आया है, तो ये डिस्टेंस यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, और t के बीच संबंध है, u दिया है, u दिया हुआ है, h दिया है, s दिया है, और t निकालना है। t निकलेगा तो n निकलेगा, तो देखो इसमें कौन सा लगेगा, यही लगेगा, s बराबर ut माइनस हाफ GT², होगा कि नहीं। तो ये बताइए, यहाँ s ऊपर से नीचे आ रहा है तो माइनस होगा, बता चुके हैं, u ऊपर जा रहा है तो 5t हो गया, हाफ g का वैल्यू 10, क्योंकि g का वैल्यू यहाँ 10 है, और t², तो ये हो गया आपका 5t माइनस 5t², मतलब 5t² माइनस 5t माइनस 10 बराबर 0, मतलब t² माइनस
टी माइनस 2 बराबर 0। यही हुआ ना। तो क्या होगा इसका, फैक्टराइज कीजिए। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। तो टी बराबर टी माइनस 2 1, टी माइनस 2 बराबर 0। तो टी माइनस 2 और टी प्लस 1 बराबर 0। मतलब टी का दो वैल्यू आया, एक 2 और एक -1 सेकेंड। ये तो होगा नहीं, 2 सेकेंड होगा, ये 2 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टेकन by the stone to hit the ground is n times taken by the n time that taken by it to reach the highest point of its value। तो ये t होगा ना, माने n टाइम्स ये जो टाइम लगा वो n टाइम्स है, n इंटू 2, n इंटू ये जो क्वेश्चन समझिए, n टाइम्स है टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड। हिट द ग्राउंड लगाने में जो समय लगा t, वो n टाइम्स है। कैसे, बोलो कैसे हुआ। अब यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, ये भी निकाल लो, पहले इसको निकाला जाए। तो क्या होगा, यहां तो v 0 हो जाएगा, तो v बराबर क्या होगा, u माइनस जी टी। तो t बराबर हो जाएगा u बाई जी, मतलब u है 5, g बाई 10, 1/2। यहाँ से यहाँ जाने में समय जो लगा वो 1/2 लगा, और ये पूरा आने में उसको समय लगा 2 सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कह रहा है ना। तो क्या होगा, ये 2 जो है वो n इंटू 1/2 होगा। n इंटू जो ये डिस्टेंस है वो टोटल टाइम के, ये जो टाइम है इसके टोटल के बराबर हो गया। तो n बराबर क्या हो गया, 4 सेकेंड। आंसर इज सी। समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कि यहां तक जाने में जो समय लगा उसका n टाइम से पूरे टाइम के बराबर। पूरा टाइम निकाले हमने 2 सेकेंड, और n यहाँ का हाफ सेकेंड आया, तो n इंटू हाफ सेकेंड, तो n बराबर 4 सेकेंड हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे चलो। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। सपोज कीजिए कि एक बंदा है जिसका a है, वो 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, और एक आदमी है B जो इसको देख रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये इसकी स्पीड क्या है, और ये जो है रेस्ट में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी A विथ रेस्पेक्ट टू B, इसको कह सकते हैं हम लोग क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, या एज सीन बाय B। B देख रहा, तो इसका ये होगा VAG माइनस VBG। G क्या है, ग्राउंड से, तो ग्राउंड पर ही तो दौड़ रहा है ना, ये भी ग्राउंड पर है। तो इसकी स्पीड है 2 और इसकी स्पीड है 0, रेस्ट पे है 0। तो ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर।
तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी 2 किलोमीटर पर आवर। अगर यही कहा जाए कि ये आदमी इसको देख रहा हो, इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है, आपको तो लग रहा है ये स्थिर है, लेकिन ये दौड़ रहा है और पीछे घूम कर देख रहा है कि इसकी स्पीड क्या है। तो चलो, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी ए जी, तो वी बी जी क्या है, रेस्ट है, और ये 2 है, तो ये -2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसको दिखाई देगा कि ये -2 मीटर पर सेकेंड, मतलब उल्टी दिशा में ये चल रहा है, यानी ये जा रहा है इधर, तो इसको लगेगा कि ये इधर भाग रहा है। यही कारण है जब आप ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन जिधर मोशन करती है और बाहर की चीज़ें जो स्थिर है, पेड़ पौधा खेत खलिहान, वो आपको उल्टी दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द ये रीजन। अब तीसरा केस क्या है कि अगर यही बी यहाँ आ जाए, यही बी यहाँ आ जाए, अब बताओ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वी ए जी माइनस वी बी जी, वी ए जी कितना है 2, और ये हो गया, अब तो ये इसकी भी स्पीड ये है, मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आवर, ये 2 0, दोनों 2 स्पीड किलोमीटर से चल रहे हैं। अगर 2 लड़के अगर एक ही स्पीड से चल रहे हैं, एक दूसरे को देखेंगे तो उनको ऐसा फील होगा कि वो रुके हुए हैं, मोशन में नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी, थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं तो फिर उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी जिसका निकालना कि किसी के रेस्पेक्ट में, और हम लोग जनरली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट से ही हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन है, 40 मीटर लॉन्ग है, दोनों ट्रेन 40-40 मीटर लॉन्ग है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ट्रेन ऐसे चल रहा है और एक ट्रेन इधर से चल रहा है। इसकी लंबाई 40 मीटर है, इसकी भी लंबाई 40 मीटर है। इक्वल वेलोसिटी, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो टाइम टू क्रॉसिंग, तो देखो टोटल जब ये ट्रेन जाएगी, ये ट्रेन जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड होगा वो 40 + 40 होगा, 80 होगा। तो यहाँ एक कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो अपोजिट दिशा में जब कोई 2 बॉडी जाती है तो हम लोग ऐड करते हैं, और सेम दिशा में चलेंगी तो हम लोग माइनस करेंगे। तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब सवाल है कि वेलोसिटी भी देख लो, वेलोसिटी क्या होगा, निकालो। अब मान लो ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, ए जी माइनस वी बी जी, ए जी हो गया 20 और ये हो जाएगा -20, क्योंकि ये उल्टी दिशा में जा रहा है। तो टोटल वेलोसिटी हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो 80/40, 80/20 20 40 है ना, यहाँ पर देखो गलती हो गया, ये 20 है, ये 20 है, तो 40 हो गया। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 40/40, मतलब 1 सेकेंड। ऑप्शन इज ए।
समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ें? गुड, चलिए आगे चलते हैं। 108 क्वेश्चन क्या कर रहा है? द ग्राफ शोन बिलो रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए पोजीशन है और टाइम के बीच के ग्राफ वेलोसिटी होता है, बताया हुए हैं। और इसके स्लोप भी दिखाएंगे। ये देखो एंगल सेम है, बराबर है। ये 1 मान लें, ये 2 मान लें, तो θ1 बराबर θ2, मतलब स्लोप ऑफ ए बराबर स्लोप ऑफ बी। दोनों का स्लोप बराबर है, मतलब वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा। और दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ए बी मूविंग विथ सेम वेलोसिटी तो सही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन जा नहीं रहा, इससे ये नहीं होगा, ये मोर देन नहीं होगा, दोनों को वेलोसिटी सेम है। ए इज मोर देन बी भी नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल इन सेम डायरेक्शन। आंसर इज डी इज करेक्ट। दोनों की वेलोसिटी सेम है क्योंकि स्लोप सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 16 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 8 मीटर per second and is following due east. If he is standing on the south bank and wish to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north is given by. क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर कितना है? इतना। ये मान लो रिवर है, रिवर का स्पीड दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड। रिवर है, इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। फॉलोइंग ईस्ट दिशा में चल रहा है, ठीक है, गुड। और साउथ बैंक पर, ये साउथ है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। साउथ बैंक पर वो खड़ा है स्विमर, एंड रिवर को क्रॉस करना चाहता है। शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा, यही शॉर्टेज डिस्टेंस वो क्रॉस करना चाहता है। एंगल किस एंगल से चलेगा? नदी का फ्लो ऐसे है तो वो ऐसे चलेगा। अब बताओ किस एंगल से ये चलेगा कि यहाँ पर चलते चलते नदी ऐसे इसको धक्का देगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। यही निकालना है। और ये जो है स्विमर का जो है वो 16 मीटर पर सेकेंड है। ये देखो, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। इधर का कंपोनेंट क्या होगा? भी। इधर का कंपोनेंट क्या होगा? 16 साइन थीटा, और इधर हो गया 16 कॉस थीटा। जब ये और ये बराबर होगा तभी ये शॉर्ट यहाँ पहुंचेगा, ठीक इससे शॉर्टेज डिस्टेंस पर। अगर कोई भी बड़ा हो जाए, अगर ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया तो यहाँ पहुंचेगा। अगर ये बड़ा हो गया, पानी की धार इसके वेग से ज़्यादा हो गई तो यहाँ पहुंचेगा। लेकिन जब फिक्स शॉर्टेस्ट पाथ पर पहुंचना है तो ये इसके बराबर होगा तभी पहुंचेगा।
दिस इज द क्लियर कट कंसेप्ट, आप समझ लीजिए इस बात को। नदी के ठीक उस पार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर तभी पहुंचेगा जब इधर का नदी का फ्लो और इधर का फ्लो दोनों बराबर होंगे तब। तो मतलब 16 साइन थीटा बराबर 8। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया 8/16, मतलब थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। अब ये जो है 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री यहाँ से क्या होगा, वेस्ट चलेगा, ये वेस्ट है, वेस्ट चल रहा है ना, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट जाएगा। तो ये ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। समझ में आया? चलो, एकदम सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और बना 2 लाइन में। यही होते हैं नीट में, क्वेश्चन देके बच्चे घबरा जाते हैं, अरे बाप, या क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, आता हुआ चीज भी छोड़ के चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे, खूब सवाल बनाएंगे, कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खास परेशानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रेन है जो 150 मीटर लंबी है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, किस स्पीड से 10 मीटर। अब पैरोट जो है फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, और पैरोट इस डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेन जा रही है इधर और पैरोट नीचे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में रेलवे ट्रैक पर। तो टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस देंगे, तो ये पैरोट इस ट्रेन को क्रॉस करेगा, कितने समय बाद क्रॉस करेगा, यही पूछ रहा है, कितने समय बाद क्रॉस करेगा, क्या होगा बताओ। देखो दोनों जब क्या होगा बोलो, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन विथ पैरोट क्या हो जाएगा, वी टी जी माइनस वी पी जी। वी टी जी है 10 और ये उल्टा है तो ये 5, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है एस बाई वी टी पी। एस हो गया है आपका 150/15, आंसर 10 सेकेंड। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट takes 2 hours to travel 8 kilometers and back in still water lake with water velocity of 4 kilometers per hour. The time taken for going upstream of 8 kilometers or coming back is क्या होगा। पहले हम लोग बोट को 2 घंटा लगता है 8 किलोमीटर जाने में और आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया है आपका 8 + 8 16 किलोमीटर। ठीक है, 2 घंटा जाने में और 2 घंटा आने में। तो बोट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट बराबर 16/2 8 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि वाटर की वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है
4 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम टेकन फॉर गोइंग अप स्ट्रीम ऑफ 8 और कमिंग बैक, मैंने ऊपर गया, ऐसे गया मान लो, बोट गया और फिर लौटा, एक बार करंट के साथ गया, एक बार करंट के अपोजिट गया, गया ना। तो क्या होगा इसका, जाने में कितना समय लगा, 8/8 प्लस 8 माइनस 4, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों का डायरेक्शन एक है, तो माइनस करेंगे। और सेकेंड केस में क्या होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये 4 करेंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है 8 और वेलोसिटी ये है, तो इसको कर लो 8/4 और इधर हो गया 8/12, ये कितना 2/3, 2/3 का मतलब कितना हुआ 8/3, ये आपका आवर में है, अब इसको बदल दो 8/3 इंटू 60, तो ये 20 हो गया, 160 मिनट, 160 मिनट। तो आंसर इज ए। समझ आ रही है। जब बोट और वाटर एक डायरेक्शन में जा रहा था तो हमने माइनस कर दिया, बोट का ये था 8 और वाटर का था 4, तो मैंने माइनस कर दिया है। और फिर उधर कमिंग बैक भी हो रहा, तो कमिंग में तो फिर दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो मैंने जोड़ दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी v1 रिलेटिव टू द ग्राउंड, एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड के रिलेटिव उसकी वेलोसिटी v1 है, माने v ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी v1 है। ऑब्जर्वर मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v0 रिलेटिव टू द ग्राउंड, और ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v0 है, ठीक है। वेलोसिटी ऑब्जेक्ट टू बी v relative to the ground measure, the velocity of object to be v2 relative to the observer। तो दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है v2, तो देखो ये क्या होगा, सिंपल सा है, अभी मैंने बताया ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, तो v ऑब्जेक्ट माइनस v ऑब्जर्वर, ये g हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना दिया हुआ v1, ये दिया हुआ है v2 और ये दिया हुआ है v0, तो ये हो गया आपका v2 प्लस v0 बराबर v1, ठीक है। मतलब कि दो का, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन वेक्टर हैं, ये तीनों का ये एडिशन ये है, ये v1 है, ये v0 है, ये v2 है, कोई भी तीन हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज होंगे इसके आंसर। क्या होंगे? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल का रूल, वेक्टर के ट्रायंगल का रूल आ रहा है, कोई भी दो वेक्टर का एडिशन तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन आर ईच 50 मीटर लॉन्ग मूविंग पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर at speed 10 meter and 15 meter per second respectively. After what time will they pass each other? कितने समय में वो पास करेंगे? दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 50-50 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस 50 + 50 मतलब 100 मीटर हो गया। पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, पैरेलल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के, एक इधर से जा रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा दोनों ट्रेन का? जोड़ देंगे, है ना। तो वेलोसिटी हो गया 10 + 15, ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो टाइम टेकन क्या होगा? टाइम टेकन डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस हो गया 100, ये 25 हो गया 4 सेकंड। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए शिप ए इज मूविंग वेस्टर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। पहले हम लोग ऐसे कर लें, डायग्राम बना लें। ये है आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। कह रहा है कि वेस्ट की तरफ ये चल रहा है ए, किस स्पीड से? 10 मीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से। और एक शिप बी है जो 100 किलोमीटर साउथ, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ एक शिप है बी जो नॉर्थ की ओर जा रहा है, स्पीड 10 मीटर पर आवर के हिसाब से। तो टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स शॉर्टेस्ट, आफ्टर विच डिस्टेंस बिकम शॉर्टेस्ट क्या होगा? दिमाग लगाइए, क्या होगा बोलिए। मान लो कि ये यहां पहुंचा, मान लो एम पॉइंट पर, और ये यहां पहुंचा एन पॉइंट पर, ये 0 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा। तो देखो ये राइट एंगल बन गया, तो एम एन बराबर एम ओ स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। एम ओ यहाँ से आने में टी समय लगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 10t हो गया। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 10t। तो 10t का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से आया 10t और ये है 100, तो ये हो गया 100 माइनस 10t, यही डिस्टेंस बचेगा ना, क्योंकि ये दूरी हो जाएगा आपका 10t। तो ये हो गया आपका 100 माइनस 10t का स्क्वायर, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, मान लो एस है, इसको एस मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि क्यों करेंगे डिफ्रेंशिएट? इसलिए कि फॉर मिनिमम और मैक्सिमम, फॉर मिनिमम निकालना हो या मैक्सिमम निकालना हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इसका करेंगे तो क्या होगा? इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 110t है ना, 100t स्क्वायर प्लस 10,000 माइनस 100
प्लस टी स्क्वायर माइनस 2000 टी, यही होगा ना, और इस पर हाफ कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो इधर हाफ हो गया, और डिफ्रेंशिएशन तो आता होगा ना, तो मैं लिख देता हूँ 100 का 100 टी स्क्वायर प्लस 100 टी 100 टी 200 हो गया, माइनस 2000 टी प्लस 10,000, फिर इससे क्या होगा 400 टी माइनस 2000, यही होगा। अब इसको अगर जीरो कर दें तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, होगा, मतलब 400 टी माइनस 2000 बराबर जीरो, तो टी बराबर 5 आवर्स। आंसर इज ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा क्वेश्चन में इसमें दम था, ठीक है, लेकिन कोई हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus is moving with a velocity of 10 meters per second on a straight road. A scooty wishes to overtake the bus in 1 minute. If the bus is at a distance of 1.2 kilometers ahead, then the velocity with which he has to chase the bus is. Chase the bus क्या होगा बताइए। कह रहा है कि एक बस है, ये मान लो बस है, और यहां मान लो कि ये स्कूटी है, ये मान लो कि स्कूटी है, ठीक है। तो बस जो है वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, स्कूटी चाह रहा है इसको ओवरटेक करना 1 मिनट में, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है आपका 1200 मीटर, 1.2 किलोमीटर का मतलब 1200 मीटर हो गया, और 1 मिनट में ये चाह रहा है। तो इसकी स्कूटी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटी 1200 डिवाइडेड बाई 60 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और बस की स्पीड है 10 मीटर, तो इसको किस स्पीड से चलना होगा, 30 की स्पीड से चलेगा तभी इसको ओवरटेक कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ स्कूटी टू चेस द बस इज 20 प्लस 10 30 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन अच्छे थे, जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा और एनसी और नीट के सवाल बनाने में भी आपको काफ़ी मदद करेगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, लेकिन रिक्वेस्ट है इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि दूर दराज गांव में जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं वे भी घर बैठे पढ़ाई कर सकें और अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।